अब हम आते हैं कि जीएसटी का जो लॉ बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल देखने लायक है। जीएसटी लॉ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जीएसटी में वो एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। देयर विल बी नो मैन्युअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अलाउड, देयर इज़ नो मैन्युअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अलाउड। पूरा का पूरा एंड टू एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा। पान बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर का कंपोजिशन ऐसा है कि उसके अंदर ही 10 डिजिट का जो पान नंबर होता है वो जीएसटी का जो टोटल 15 कैरेक्टर का जो नंबर है, 15 डिजिट का जीएसटीएन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर, वो जीएसटीआईएन नंबर के अंदर पान नंबर अंदर है। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन नंबर, पान. So without PAN, nobody can take registration of GST. Without PAN, it's not allowed. So this is one thing that is there. आपको 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तभी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो 20 लाख से नीचे भी आपका टर्नओवर है तो भी आप रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली करा सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा हर महीने। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप अप्लाई करते हैं जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन के लिए, नया फॉर्म है, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी गिवन ऑनलाइन ओनली। और 3 दिन के वो जैसे ही आप फाइल करेंगे, मान लो आज के दिन में फाइल किया आपने एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको भी वो केस जाना है। स्टेट गवर्नमेंट वाले उसको 3 दिन के अंदर एग्जामिन करके अगर कोई क्वेरी है तो 3 दिन के अंदर आपको बता देंगे ईमेल से कि भाई ये आपका मिसिंग है। और अगर कोई क्वेरी नहीं आती है तो 3 दिन के अंदर जीएसटीआईएन का सर्वर ऑटोमेटिक वो जनरेट करके, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके आपको तुरंत बता देगा 3 दिन के अंदर। सो इट इज़ ए डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इन मोस्ट केसेस देयर विल बी नो नीड फॉर टेलिंग यू एनीथिंग, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट आपको देना है वो आपने दिया है और उसके कारण आपको और कोई विदिन 3 डेज यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। इस तरह का सिंपल रजिस्ट्रेशन रखा है। एक इनवॉइस मैचिंग का भी हमने प्रोविज़न रखा है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो इनवॉइस वाइज मैचिंग करेंगे हम। वो प्रक्रिया में आगे जाके आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये इनवॉइस मैचिंग का जो प्रोविज़न है, काफ़ी सारे व्यापारी लोग शायद ये आपके पास आए भी होंगे ये कह के भाई ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और क्यों हमारे ऊपर क्यों बोझ डाला जाएगा। बट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इनवॉइस मैचिंग इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग। वो बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में एक प्रक्रिया के जरिए। नेक्स्ट चीज़ की जो है वो सेट ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड मंथली रिटर्न। तो रिटर्न की पूरी प्रक्रिया भी मैं आपको अलग से एक प्रोसेस में समझाऊंगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिशन टैक्स पेयर को सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न भरना है, उनको इनवॉइस वाइज डिटेल भी नहीं देनी है, उनको सिर्फ टर्नओवर देना है अपना कि 3 महीने में टर्नओवर कितना हुआ वो देना है। जीएसटी प्रैक्टिशनर की भी एक प्रोविज़न है कि जो कि आपके बिहाफ पे, छोटे ट्रेडर के बिहाफ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर को रिकग्नाइज किया जाएगा। दे कैन फाइल रिटर्न ऑन योर बिहाफ। तो अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि मैं खुद रिटर्न हैंडल कर सकूं, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक प्रोविज़न रखा है, एक्ट में ही रखा है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर जो है आपको मदद कर सकता है। उसके अलावा हम काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में हेल्पलाइन रखने वाले हैं और फिजिकल सेंटर्स फॉर हेल्पिंग यू, हैंड होल्डिंग के लिए, कि अगर आपको कोई भी तकलीफ पड़ रही है तो उस ऑफिस में आके वहाँ के कंप्यूटर से बैठ के भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फिजिकल सेंटर्स भी रखेंगे। और हेल्पलाइन नंबर तो स्टेट और सेंटर का रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, जो अपने अपने स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में भी होगा स्टेट का, और हमारा भी सेंट्रल जो हेल्पलाइन सेंटर है वो भी रहेगा। एक कॉन्सेप्ट है कि जीएसटीएन ने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो है उनको सिलेक्ट किया है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, एक सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जो कि हर ग्रुप की नीड्स को पूरा करे। अलग अलग ग्रुप की अलग अलग नीड के लिए एक टूल बनाएंगे, सॉफ्टवेयर टूल बनाएंगे।
और वो टूल के माध्यम से वो ऐसा सॉफ्टवेयर व्यापारियों को और इंडस्ट्री वाले को देंगे कि अगर आप अपना अकाउंट्स उसमें रखें तो ऑटोमेटिक मंथ पूरा होते ही वो रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा और आपको कोई अलग से कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जीएसपी इसको हम बोलते हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो जीएसपी जो है वो उसका भी 34 ऑफ देम आर ऑलरेडी एनलिस्टेड एंड आई थिंक इन द राउंड 2 they are again opening the thing, some more startups and some more companies want to come forward, तो उनके लिए एक सेकंड राउंड भी ये लोग जीएसपी के लिए खोल रहे हैं। उनके अलावा जो जीएसपी वाले अपना अपना प्रोडक्ट जो बना के लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे, उनके अलावा भी एक ऑफलाइन टूल जीएसटीएन ने खुद बना के पब्लिक डोमेन में वो रखने वाले हैं। वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, एक खुद का जो जीएसटीएन का खुद का सॉफ्टवेयर सिंपल है। एक्सेल सीट में अगर आप अपने सब इनवॉइस की डिटेल रखेंगे जिस फॉर्म में जीएसटीएन आपको दे रही है ऑफलाइन टूल, तो उसमें अगर आप अपना अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इनवॉइस वाइज, तो वो उस फॉर्म में है कि वो सीधा का सीधा रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको जब पहला रिटर्न फाइल करना होगा तब वो सीधा का सीधा उसके साथ एक बार कनेक्टिविटी 5 मिनट के लिए आपको चाहिए। पूरे महीने में नहीं चाहिए आपको कनेक्टिविटी रिटर्न फाइल करने के लिए, एक महीने में एक बार 5 मिनट के लिए। मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये होगा। टैक्स जो है आप कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया यूज़ करके कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, बीम, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़ एनी ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और अगर वो भी नहीं है तो आप चेक से ओवर द काउंटर भी दे सकते हैं, बट नथिंग इन कैश। 10,000 तक का कैश पेमेंट भी आप काउंटर पे बैंक में कर सकते हैं टैक्स का पेमेंट, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही पे करेंगे। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न है। ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भी प्रोविज़न है, टीसीएस। सो टीडीएस एंड टीसीएस, इसके माध्यम से भी एक ऑडिट ट्रेल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बाद में वो रिटर्न ज़रूर हमारे पास आए और उसका टैक्स पूरा का पूरा भुगतान किया जाए। जैसे ई कॉमर्स कंपनी अगर कोई छोटे एमएसएमई का माल बेच रहे हैं अपने पोर्टल से और उस माल का पेमेंट अगर वो स्वीकार कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं जा रहा है वो एमएसएमई को, पेमेंट तो वो ई कॉमर्स कंपनी ही ले रही है, तो उस पेमेंट जो उनको मिला, वो पेमेंट मिला जो ई कॉमर्स कंपनी को, एग्रीगेटर को, उस पेमेंट में से वो 2% टीसीएस वो काट लेंगे और फिर बाकी का पेमेंट 98% का वो एमएसएमई को देंगे जो पेमेंट आया उसमें से। और वो एमएसएमई जो उद्योग है वो फिर उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो रिटर्न फाइल करे इसका, और ये 2% जो काटा गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका, लेकिन ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ई कॉमर्स कंपनी के केस में भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न रखा है। रिफंड इज़ टू बी ग्रांटेड विद इन 60 डेज, जहाँ भी रिफंड उपस्थित होता है वहाँ 60 डेज में देना है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में 90% ऑफ द प्रोविजनल रिफंड विल बी गिवन विद इन 7 डेज। इफ इट इज़ ए एक्सपोर्ट रिफंड केस, आई एम क्लेमिंग रिफंड बिकॉज आई हैव एक्सपोर्टेड सम गुड्स, तो 90% विल हैव टू बी रिफंडेड विद इन 7 डेज। जैसे कि बाकी सब टैक्स के केस में भी होता है कि अगर रिफंड टाइम से नहीं आया तो सरकार 6% उस रेट से इंटरेस्ट देने का भी प्रोविज़न एक्ट में है। एंड रिफंड विल नॉट बी गिवन टू एनीबडी बाय चेक, इट विल गो इनटू योर बैंक अकाउंट ओनली। एंड इसीलिए जीएसटी नंबर लेने के टाइम ही हमने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल ले ली है उनसे, एनईएफटी, वो उनका जो ब्रांच का नंबर, आईएफएससी कोड, उनका बैंक अकाउंट नंबर, तो उसी अकाउंट में, उनके अकाउंट में रिफ़ंड चला जाएगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एनीबडी टू गो टू एनी ऑफिस एंड से कि मेरा रिफ़ंड का चेक दे दो। जो लोगों का ऑफिस के साथ का व्यवहार है वो पूरा इसमें संभव, मतलब वो होगा ही नहीं। वो ऑनलाइन रिफ़ंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट चीज़ की जो ट्रांजिशन प्रोविज़न है वो भी रखा गया है। नो, ट्रांजिशन प्रोविज़न ऐसे है कि जैसे 1 जुलाई को जीएसटी लागू होगा। अब उस दिन मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और वेट पे करके बैठा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक्साइज ड्यूटी और वेट कुछ पे किया हुआ है।
तो उसका भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए जीएसटी में। तो उसके लिए प्रावधान करने के लिए ट्रांजिशन रूल बनाए हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन रूल। और वो ट्रांजिशन रूल्स, अगर आपके पास पूरी रिसीट है कि आपने वैट और एक्साइज ड्यूटी पे किया है, तो 100% आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। और अगर आपके पास रिसीट नहीं है बाई चांस, क्योंकि यू गॉट इट इनडायरेक्टली वाया समबडी एल्स, तो फिर आपको 40% मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो विदाउट इनवॉइस ऑल्सो आप क्रेडिट ले सकते हैं उस माल का, कि उस माल के ऊपर जो नॉर्मल रेट होता है उसका 40% आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिशन रूल्स है। जॉब वर्क के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। काफ़ी लोग तो जॉब वर्क ही करते हैं, भले ही 20 लाख से ऊपर का जॉब वर्क कर रहे हो, लेकिन जो जॉब वर्क कर रहा है, जैसे टेक्सटाइल में है, काफ़ी लोग यान में से कपड़ा बनाने का, फैब्रिक बनाने का पावर लूम पे काम कर रहा है, वो सब जॉब वर्क लेते हैं। यान उनका खुद का नहीं है, यान किसी बड़े लोगों का है, उनको देते हैं, इतना स्पिंडल देते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे कपड़ा बना के दो और इतना रेट हम आपको देंगे कपड़े बनाने का। तो जॉब वर्क कर रहे हैं पावर लूम वाले। तो जॉब वर्क वाला चाहे 60 लाख से ऊपर का भी माल पैदा कर रहा है, तो भी उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है जॉब वर्कर के ऊपर। वो पूरी लायबिलिटी वो उनके ऊपर है। सिर्फ जॉब वर्क के लिए कुछ हिसाब किताब रखना है कि ये जॉब वर्क में जा रहा है और जॉब वर्क में वापस आ रहा है। तो जॉब वर्कर जो है उसका प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन उसका कारोबार की वैल्यू शायद 20 लाख से बढ़ जाएगी जॉब वर्कर की। तो जॉब वर्क वाले को कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं आएगा, ये ध्यान रखा गया है एक्ट में। फिर एक सिस्टम बनाया गया है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग की। जैसे हमने बोला ना कि हम इनवॉइस को मैच करेंगे, और अगर इनवॉइस मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले तो दे देंगे, लेकिन 1 महीना वेट करने के बाद रिवर्स कर देंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। और अगर ऐसे व्यापारी के साथ आपका नाता पड़ा कि जिसने आपसे तो टैक्स ले लिया, लेकिन उसने सरकार में आपका वाउचर दिखाया नहीं और सरकार में उसने टैक्स नहीं पे किया, तो ऐसे व्यापारियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद कि उसका डिफ़ॉल्ट रेट कितनी बार हुआ, कितने ट्रेडर के साथ, वो कंप्यूटर खुद ढूंढेगा उसका, और उसके आधार पे हर व्यापारी का रेटिंग होगा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह का एक रेटिंग होगा, जो भी इनका वो प्रणाली है। तो कंप्लायंस रेटिंग बोलते हैं इसको। सो दैट जब आप दूसरी बार किसी व्यापारी के साथ डील कर रहे हैं, उनका माल खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और जो बार बार डिफ़ॉल्ट करते हैं, किसी को माल बेचने के बाद वो टैक्स सरकार में जमा नहीं करते, तो उनका लो कंप्लायंस रेटिंग होगा। ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डील करने में ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर खुद इसको बना देगा, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम है कि किस GSTIN नंबर का कितना डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके आधार पर तुरंत बन जाएगा। एंड फाइनली ऑफ कोर्स एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न रखा है, जो कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न। सिर्फ एक्ट में ये कहा है कि जब भी अगर कोई सरकार GST के आने से टैक्स में कटौती करती है, तो वो कटौती आपको कंज्यूमर को पास डाउन करनी है। इतना ही सिंपल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न है। फिर ये कहते हैं बी पार्ट में, दिस इज ए पार्ट, क्योंकि जब हमने नियम बनाया कि आप पास डाउन करोगे और अगर किसी केस में नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कुछ तंत्र भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि वो काम देखने के लिए या तो हम एक एग्जिस्टिंग एजेंसी को ये काम दे सकते हैं, या फिर कोई नया तंत्र भी GST काउंसिल डिसाइड कर सकता है कि नया तंत्र बनाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न के प्रोविज़न को यूज़ करने की, क्योंकि ज़्यादातर आइटम कमोडिटी ऐसी है जो कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पैदा होती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बनती है। तो कंपटीशन इटसेल्फ इज़ ए गुड एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविज़न, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए।